सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज है कि भैया किस फॉर्म में डिस्पर्सिंग मीडियम हो सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एनीवन, डन, ओके। विच कैन बी द फॉर्मूला, इसका आंसर में लिक्विड लगाया हुआ था, आयुषी गलत हो, आंसर में लिक्विड लगाया हुआ था। श्योर, एरर हो गया फिर इसका मतलब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, इतना इसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। अपने से मान लेना कि 4 में कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, 1 नंबर का था, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा अपने से जोड़, जिनका एनीवन किया था वो 1 नंबर ऐड कर लेना, और जिन्होंने लिक्विड लगाया था वो सही हो गया, वो 1 नंबर घटा लेना, ठीक है। चिल, इतना परेशान नहीं हुआ, ठीक है। चलो, बोलता क्या है कि विच कैन बी द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंट, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है। सो मास परसेंट का फॉर्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अनुजा इज सेइंग समथिंग, ओके, क्या बोल रही है बेटा अनुजा, बोलो। सर डिस्पर्जिंग मीडियम मतलब क्या होता है सर, थोड़ा समझा दीजिए ना। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बेटा कोलॉइड्स में, जैसे देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। लेकिन कोलॉइड्स में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं डिस्पर्सिंग फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, या डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्सिंग फेज, ठीक है। तो फेज और मीडियम, ये जो दो चीज वर्ड यूज करते हैं। मीडियम का मतलब हुआ कि वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट कौन काम कर रहा है, और फेज का मतलब हुआ एज अ सॉल्यूट कौन काम कर रहा है। तो वहां से पैरेलल सोचो, जैसे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था कोलोइड में वो फेज है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था कोलोइड में वो मीडियम है। डन अनुजा? तो सर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि बताओ किस फॉर्म, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो कौन से फॉर्म में हो सकता है, मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या हो सकता है। सो ओके कुछ सर। भी हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट यस कुछ भी हो सकता है, यस। ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज डी। ओके, मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर क्या हो सकता है भैया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, दोनों या नन, दोनों, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, ठीक है, चलेगा। सो ओके, थर्ड क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन, 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट इज अ प्योर सब्सटेंस, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर्स कैन शो टिंडल इफेक्ट, नहीं, फॉल्स है, ठीक है। या सम कैन नॉट, सम कैन नॉट इज अ मोर करेक्ट, ठीक है। कुछ दिखा सकते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मोर करेक्ट आंसर है। मिल्क एग्जांपल ऑफ, मिल्क किसका एग्जांपल है, इमल्सन, एक मिनट, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5, ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर कैन शो टिंडल इफेक्ट, ओ या फॉल्स ना, सॉरी, फॉल्स फॉल्स, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया ना ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर, सारे टाइप ऑफ मिक्सचर जो है वो दिखा सकते हैं टिंडल इफेक्ट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट ना, ठीक है। ये अलग बात है कि कुछ दिखा सकते कुछ नहीं दिखा सकते, बट ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, मैंने वो ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर कैन शो टिंडल इफेक्ट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सारे तरह के मिक्सचर टिंडल इफेक्ट थोड़ी दिखाते हैं, कुछ दिखा सकते हैं कुछ नहीं दिखा सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, हमको स्टेटमेंट चेक करना था, ये नहीं जानना है कि कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, ठीक है। सॉरी, माय बैड, दैट इज फॉल्स, ओके, माय बैड, मैंने नोटिस नहीं किया उसमें, मैंने स्टेटमेंट को जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ गया था। ओके, एरेटेड ड्रिंक्स आर, एरेटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हुए इनको हम क्या बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, इज अ प्रोसेस इन विच, सब्लिमेशन में क्या होता है भैया, सो सब्लिमेशन, प्रियांश इज सेइंग कि सर 24 कैरेट ज्वेलरी प्योर होता है, बिल्कुल 24 कैरेट की ज्वेलरी बनती नहीं है प्रियांश, इसलिए यहाँ मैंने ज्वेलरी नहीं लेके बिस्किट लिखा हुआ था, ठीक है। 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है, ठीक है। आपको जब भी दुकान पे जाओगे तो दुकानदार आपको बोलेगा कि बेस्ट ज्वेलरी सर है दैट इज 22 कैरेट, 24 कैरेट की ज्वेलरी पॉसिबल नहीं है। सीजा सिंह ऐसा क्यों है,
हाथ तबीयत डाउन है तो बन नहीं रहा बोलने में, ठीक है। श्रीजा, इसलिए 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल आदित्य 91.6 बिकॉज 21 20 अच्छा प्रियांश इज सेइंग 24 कैरेट क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, जिसने भी दो लोगों ने पूछा। देखो 24 कैरेट इसलिए नहीं बन सकता, ठीक है, अक्षर वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा ना, ठीक है, वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट देखना था आपने को। बात आपकी सही है बट वो स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है, कैन है वो भी मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कैन है ना तो ठीक है, वो स्टेटमेंट एक बन गया है, ठीक है, इस वजह से देखो ऐसा कहानी मतलब उसको ऐसे समझो थोड़ा सा कि सारे तरह के जो मिक्सचर हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, गलत बात है ना। कैन की वजह से मैंने बोल दिया दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं नहीं बोला, दिखा सकते हैं, बट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। दैट कैन और कैन नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना, वहीं पे लिखना चाहिए था कैन और कैन नॉट सो टिंडल इफेक्ट, तो हम बोलते हैं कि वो फॉल्स है, वो जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ओह सॉरी मैं कहाँ चला गया, हाँ ज्वेलरी क्यों नहीं बना सकते, ज्वेलरी इसलिए नहीं बना सकते बेटा क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अब ये सॉफ्टनेस का मतलब ये मत समझना कि थर्मोकोल जैसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि भैया अगर वो इतना सॉफ्ट है कि अगर हम उसको डिजाइनिंग देने जाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बना सकते, लेकिन जब 22 कैरेट हो जाता है तो उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है, थोड़ा वो हार्ड हो जाता है और तब उसकी ज्वेलरी बनाना आसान होता है। तो 22 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है दैट इज द बेस्ट ज्वेलरी। 22 से कम भी बेकार है, 22 से ज़्यादा के तो बनाते ही नहीं है आजकल, तो 22 से ज़्यादा के मिलेगा ही नहीं। पुराने किसी के पास ज्वेलरीज है वो 22 कैरेट से ज़्यादा के मिल जाएंगे, बट न्यू ज्वेलरीज तो दुकानदार या कोई भी कंपनी लगभग लगभग आज के टाइम में 22 कैरेट ही बनाती है, उससे ज़्यादा नहीं बनाती है। और 24 कैरेट का नहीं, कैरेट जो गोल्ड का होता है वो कैरेट गोल्ड का 24 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 24 का मतलब हुआ 100% प्योर गोल्ड। तो बिस्किट कैसे बन जाता है, अक्सर वो उसमें डिजाइन नहीं देना होता ना बिस्किट में। बिस्किट इज लाइक कि ऐसे गोली सी चीज, मतलब गोला बना दो, क्वाइन बना सकते हो, बिस्किट बना सकते हो, उसमें डिजाइनिंग नहीं देना ना, डिजाइनिंग वाली चीज में समस्या है, ठीक है। हाँ अच्छा 24 कैरेट ही क्यों, यार देखो ये तो एक परसेंट मतलब एक कह लो कि एक हाइपोथेटिकली मान लिया गया, अब जिस पे मान लिया गया है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन चलते गया, तो ये अंग्रेजों की देन है काइंड ऑफ कि हम गोल्ड का जो प्योरिटी मेजरमेंट है 24 कैरेट में करते हैं, ठीक है। सो उसका तो बात ही अलग है। अब आपको हाँ परसेंट इसी कैरेट के चक्कर में ना दुकानदार बहुत मतलब बहुत जो जो लोग एडुकेटेड नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है उतने, जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। अब तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले बहुत होता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। लोग कैरेट का मतलब होता क्या था कि 22 कैरेट की ज्वेलरी ली और प्राइस दे रहे हैं 24 कैरेट का, क्योंकि दुकानदार ने तो बोला कि भैया सोना जो है वो 50,000 रुपये पर ग्राम पर 10 ग्राम है, हालांकि है नहीं, 47-48 चल रहा है, बट ठीक है, एजम्पशन मान लिया कि 50,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, तो 24 कैरेट के गोल्ड के लिए जो रेट है वो एक्चुअल में उसको 22 पे भी लगा दिया, 18 पे भी लगा दिया, तो पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था बहुत, लेकिन अब तो लोग समझदार हैं, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैं किसी का अगर गोल्ड शॉप है यार तो मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं मतलब टारगेट करके नहीं बोल, इसको दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एक जो पहले चीजें होती थी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं है, अब तो यार नहीं है, अब तो मतलब हर किसी को पता है कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं। सो अब तो लोग हॉलमार्क देखना सीख गए और ये चीजें देखना सीख गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब वो जमाना बीत गया कि आप इस तरीके से आप ये काम कर लीजिए, ये सब चीजें अब नहीं होती, मैं मानता हूँ बिल्कुल, पहले होता था पहले। अब तो सबको पता है कैसे मेजर करना है, क्या करना है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा किसका किसका गोल्ड शॉप है जरा बताना तो, कौन कौन है इसका गोल्ड का काम होता है, अक्षर आदित्य, दो लोग का तो पता चला, सॉरी अक्षरा, चलो ठीक है। तो अक्षरा बताएगी मुझे कि अक्षरा बेटा 18 कैरेट का मतलब कितना पर, अच्छा चलो एक एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो गोल्ड 50,000 24 कैरेट का चल रहा है, प्योर गोल्ड का चल रहा है,
अगर मैं 18 कैरेट की ज्वेलरी बनाऊं, मैं मतलब खरीदूं, ठीक है, और मेकिंग चार्जेस और अदर चार्जेस मैं हटा दे रहा हूँ, टैक्स वैक्स हटा दे रहा हूँ, 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहा हूँ और उसका जो वेट है वो मुझे दिया गया 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, ठीक है। चलो थोड़ा आसान करता हूँ, थोड़ा 12.5 लूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो 10 ग्राम में ले लोगे, 10 ग्राम मैंने ले लिया, मुझे 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदनी है, मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिव फॉर, मतलब और लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ अक्षरा एंड आदित्य आप दोनों से तो आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है, कि 10 ग्राम की मैं 18 कैरेट का ज्वेलरी ले रहा हूँ, बताओ उसके लिए मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, सिर्फ गोल्ड के लिए, मेकिंग चार्ज एंड ऑल को हटा, ठीक है। 50,000 रेट मान लो। ये दोनों आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? सर दैट बेस्ड ऑन द रेट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। अच्छा ठीक है, आदित्य बोला है वो 18 कैरेट गोल्ड के रेट पे बेस्ड होगा। तो 18 कैरेट का रेट और 24 कैरेट के रेट में कोई रिलेशन है? कैरेट का फॉर्मूला क्या होता है? गोल्ड केजी कैसे है यार? गोल्ड 24 कैरेट का केजी होगा 47-48 लाख रुपए केजी, ज्यादा नहीं, बस ओनली 40, मतलब उतने में एक फॉर्चूनर आ जाएगी। फॉर्चूनर तो बहुत बेटर गाड़ी है, सॉरी, एक BMW आ जाएगी ठीक ठाक, मतलब लोअर वर्जन, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा बोलूँ मैं मॉडल, बट ठीक है आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल कैन बी यूज टू सेपरेट। सेपरेटिंग फनल से क्या कर सकते हैं? किसको सेपरेट कर सकते हैं? तो केरोसिन डीजल नहीं, वाटर पेट्रोल यस, वाटर अल्कोहल नहीं, वाटर शुगर नहीं, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। ओके, वाटर एंड पेट्रोल, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आदित्य कुछ बोलना चाहता है, बोला आदित्य। नो सर, मैंने वैसे ही हैंड रेज दिया हुआ था, लोअर नहीं किया था। अच्छा लो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज क्या है? कैरेट का फॉर्मूला समीर बताता हूँ, कैरेट का फॉर्मूला, ग्लूकोज क्या है, ठीक है। सो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला हमको पता है, नहीं पता तो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्लास में डिस्कस भी किया है, C6H12O22, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब तबीयत खराब तो कुछ अलग, C6H12O6, ठीक है। सो भैया ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता चल गया, लेकिन ये है क्या? सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। ग्लूकोज क्या होता है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला किसी चीज का पता है, मतलब हमने बात किया है कि भैया वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। चलो सो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कब से बोल रहा है बच्चा कि फॉर्मूला बताइए कैरेट का? 18 कैरेट में 75% प्योर। बिल्कुल प्रियांश, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, फिर मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो कैरेट का कैलकुलेशन सबको जानना चाहिए, ठीक है। लाइफ में कभी किसी तरह की जरूरत पड़ सकती है तो यू शुड नो। देखिए कैसे कैरेट के कैलकुलेशंस होते हैं। ये आइडियल कैलकुलेशंस हैं, जब दुकान पे जाओगे तो थोड़ी चीज़ें आपको बदली हुई मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो ऐड वैड होती हैं, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें जोड़ना पड़ता है, टैक्स छूटता है, ठीक है। बट आइडियल कंडीशन वो सब आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो कैसे प्योरिटी पता करते हैं, प्योरिटी कितना कितना परसेंट गोल्ड है। सो उसका फॉर्मूला होता है जितना कैरेट आपको दिया गया है, ठीक है, जितना कैरेट आपको दिया गया है डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे पता चला है कि वो ज्वेलरी जो है कितनी परसेंट प्योर है, मतलब उसमें कितना परसेंट सोना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अभी जस्ट लिया था 18 कैरेट, तो 18 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको जब सॉल्व करोगे 18 कैरेट के लिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 75%। क्या मतलब है इसका 75% का? 75% का मतलब है कि ज्वेलरी का जो भी आपने मास लिया है उसमें 75% गोल्ड है, 25% कोई दूसरा मेटल है, गोल्ड नहीं है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया था उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर मेरे पास इफ, देखता हूँ अक्षर, 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम, अगर मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है, सो इसमें ये निकालना है कि प्योर गोल्ड कितना है इसमें, प्योर गोल्ड कितना है। अगर मेरे पास 10 ग्राम ज्वेलरी है,
in 10 gram, if 10 gram gold is 18 कैरेट, अगर ये 18 कैरेट का है तो उसमें प्योर गोल्ड कितना होगा, ठीक है। सो उसमें प्योर गोल्ड कितना होगा, सो 18 कैरेट का मतलब होता है 75%, मतलब उसमें 75% प्योर गोल्ड होगा। तो चलो भैया 10 ग्राम का 75% निकालते हैं, तो 10 इंटू 75/100, 10 ग्राम का 75%, ठीक है, दैट इज 7.5 ग्राम। मतलब 10 ग्राम आपने ज्वेलरी ली तो उसमें एक्चुअल में 7.5 ग्राम ही सोना है, बाकी जो चीज़ें वो दूसरा मेटल हो सकता है, कॉपर ऊपर जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है। अब 7.5 ग्राम का प्राइस निकाल लो कितना होगा, तो बस अब यूनिटरी मेथड लगा लो। इसके बाद कैसे यूनिटरी मेथड लगाओगे, यूनिटरी मेथड ऐसे है कि भैया 10 ग्राम का प्राइस जो है, 10 ग्राम का जो प्राइस है मैंने बोला था 50,000, ठीक है। तो 7.5 ग्राम का कितना होगा, तो x मान लो। अब यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो, 10 ग्राम के लिए इतना, तो 7.5 ग्राम के लिए कितना, तो भैया 7.5 ग्राम के लिए यहाँ से x की जो वैल्यू है वो सॉल्व होके आपके पास आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी प्राइस होगी गोल्ड की, लेकिन एक्चुअल में इतने में ज्वेलरी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको उसमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, वेस्टेज देना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, अगर उस ज्वेलरी को लो और एट अ टाइम अगर आप उसको सेल करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये क्लियर है। क्योंकि सेल करोगे तो जो मेकिंग चार्ज वगैरह होते हैं वो चीज़ें आपको वापस नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो अगर वो ज्वेलरी में आपको एक्चुअल में उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, दिस अमाउंट, मतलब उतना पैसा तो आपके पास हमेशा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड का कैलकुलेशन। 37,500 बिल्कुल साकेत, 37,500 ओके, डन है। चलो सो अब अपन आते हैं अपने कोर्स सिलेबस पे, बाकी फर्जी की बातें हो चुकी है अपनी, ठीक है, और टेस्ट पेपर डिस्कस हो चुका है। चलो ठीक है, कोर्स सिलेबस पे आते हैं। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन मेथड, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, देखो ये मेथड जो है ना, ये मेथड समझना और इस मेथड के लिए थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं फील करना थोड़ा टफ है। ऐसा है कि थियोरी वाइज बहुत आसान है, लेकिन ये फीलिंग नहीं आती है क्योंकि इसको देखा नहीं है कभी। बट मैं थोड़ा समझाता हूँ ये कैसा है, थोड़ा एक आइडिया समझाता हूँ। होता क्या है कि अगर मान लो आपके पास कोई इंक है, जैसे जो मार्कर जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे, वो ब्लू कलर का है, तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ ब्लू कलर है, वो बहुत अलग अलग कलर्स को मिला के वो कलर बनाया गया, बहुत अलग अलग कलर्स उसमें मिलाए गए होंगे, तब जाके वो ब्लू है वहां पे। तो कहता है कि अगर मुझे उन सारे कलर्स को, सारे पिगमेंट्स को, सारे डाइस को अलग अलग करना है तो मैं क्या करूं। सो उसको तरीका क्या है कि एक स्ट्रिप लिया, एक स्ट्रिप ऐसे समझ लो, क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप एक अलग ही आती है, बट अगर आप फिल्टर पेपर भी लोगे और उसको थोड़ा थिक कर दो, या जो कार्डबोर्ड टाइप या जो कॉपी के जो ऊपर का जो कार्डबोर्ड टाइप होता है ना, कॉपी के ऊपर का जो मेन पेज होता है, ठीक है, जो ऊपर का जो कवर होता है, सो वैसा भी पेज दे लोगे तो कुछ में दिख जाएगा, हो सकता है कुछ में ना दिखे। या फिल्ड, ये क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू पेपर ले लो, तो उसमें भी थोड़ा हार्ड कर दो उसको, और उसके बाद ये काम उससे करवा सकते हो। अब किया क्या कि ये जो फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर ये जो इंक का डॉट था, वो इंक का डॉट यहाँ लगा दिया, और इसको वाटर में जस्ट डिप किया। जस्ट डिप का मतलब ये पानी से जस्ट या तो टच किया है या टच करने वाला है। ठीक है, या तो टच कर गया या टच करना, मतलब बिल्कुल पानी के पास ले गया, उसके अंदर नहीं ले गया, उसके जस्ट पास ले गया। अब होता क्या है कि जैसे ऐसे जो क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप है, इसको लेके आते हैं पानी के पास, ये पानी को खींचने लगता है। अब कैसे खींचता है, तो ऐसे समझो, चाय में बिस्किट डुबो के खाते हो, जब बिस्किट को डुबोते हो तो देखे होंगे कि चाय ऐसा लगता है कि ऊपर चढ़ने लगा, बिस्किट ऊपर चढ़ने लगा, फिर बिस्किट टूट के गिर जाता है। और डिपेंड्स ऑन द बिस्किट का स्ट्रेंथ कि वो कितना है, कभी कभी टूट के गिरता है, कभी नहीं भी गिरेगा। लेकिन जो चाय ऊपर चढ़ रही है, वो सेम फेनोमेनन, वैसा ही फेनोमेनन यहाँ पे होता है। ये जो पानी है ना, ये ऊपर जाने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। अब जब ये पानी ऊपर चढ़ता है तो करता क्या है कि इस डाई में जो अलग अलग, मतलब इस कलर में भी जो डिफरेंट टाइप के कलर्स थे, मान लो उसमें ग्रीन था, रेड था, येलो था, क्योंकि मैंने बोला कि वो अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है, तो उन सारे कलर्स को वो सेपरेट कर देता है। मतलब रेड वाले को अलग जगह पहुंचा देगा,
येलो वाले को अलग जगह, ग्रीन वाले को अलग जगह पहुंचा देगा, ठीक है। और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो डाइस के कलर को अलग करना, ठीक है, नेचुरल कलर के पिगमेंट्स को अलग करना, और ब्लड में से ड्रग्स को निकालना। बहुत सारे दवाइयां हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके टेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत डेप्थ में इसको नहीं जाना है, मतलब पानी ऊपर क्यों जाता है, पानी ऊपर जाता है बेटा, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जिस वजह से प्लांट में भी पानी ऊपर जाता है, तो सेम कहानी, प्लांट के रूट के थ्रू पानी ऊपर जाता है, वैसी का यहाँ पे भी कहानी है कि यहाँ पे बहुत पतले 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 कैपिलरीज होते हैं, उसके थ्रू ये पानी ऊपर जाता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, ठीक है। सो मोटे तौर पे जो आपको जानना है, ठीक है प्रियांश, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो, मोटे तौर पे जानना है कि ये क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप डाइस के कलर को अलग अलग कर सकते हो, दैट्स ऑल। कैसे करोगे, तो डाई को, या जो भी डाई का मतलब होता है कलर, कुछ और नहीं है, डाई इज सिंपली कलर। तो आप कलर को एक पेपर पे उसको लिख, जैसे ऐसे समझो कि एक पेपर ले लिया, ठीक है, ये पेपर है कौन सा, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये अलग ही पेपर आता है, टिश्यू पेपर से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिफ्यूजन काम करता है अनन्या, यहाँ पे आपने कलर लगा दिया और इसको पानी में डुबो दिया, ठीक है। ये रेड कलर का था, इसको पानी में आपने डुबो दिया, ठीक है। अब पानी में जैसे ही इसको डुबोगे ना, तो होगा क्या, ये पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा, और ये जो रेड कलर में ना, जो अलग अलग कलर्स, ये रेड सिर्फ रेड नहीं है, ये हो सकता है येलो भी इसमें हो सकता है इसमें ग्रीन भी हो। तो ये पानी जब ऊपर जाएगा ना, तो ये सारे कलर्स को अलग अलग पोजीशन दे देगा, ग्रीन वाले को अलग भेज देगा, येलो वाले को अलग भेज देगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई और दूसरा कलर है, मान लो व्हाइट कलर टाइप थिंग होगा, तो व्हाइट कलर को अलग भेज देगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, चलेगा। समीर बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये होता है, वाटर ऊपर जाता है। देखो समीर, उस पर वर्क नहीं करना, फिजिक्स का पार्ट है, मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। एडिशन कोहेशन मैं नहीं बता रहा अभी कि एडिशन कोहेशन क्या है, कैसे क्या वर्क करता है, बट ठीक है, मतलब कभी फुर्सत में बैठेंगे तो बात कर लेंगे, ठीक है समीर। चलो, जरूरत नहीं है अभी उनकी, ओके। चलो, सो ये कहानी है अपने पास क्रोमेटोग्राफी की, क्रोमेटोग्राफी होता कैसे है। श्रीजा बोल रही है कि अच्छा, पहले कुछ लोगों ने बोला कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो देखो मैं इसका प्रिंसिपल लिख दे रहा हूँ, लेकिन वो आपके 9th क्लास में किसी काम नहीं आएगा, ये आपको बड़े क्लास में जब जाओगे तो इसका डिटेल्स आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आपको बस थोड़ा सा जानना है, बट ठीक है, किसने प्रिंसिपल बोला तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जितने भी डाइज हैं, जितने भी यहाँ ये मूव करने वाले डाइज हैं, जो यहाँ पार्टिकल्स हैं, इन सब का जो वेलोसिटी है, जो मूवमेंट करने का तरीका है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसका प्रिंसिपल कभी नहीं पूछेगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट component, sorry, velocity of components of dyes are different, ठीक है। और ये किस वजह से अलग हो जाता है, तो दैट इज डिफ्यूजन। सो इसकी वजह से क्या वर्क करता है, यहाँ पे डिफ्यूजन वर्क करता है, ठीक है, विच कॉजेस डिफ्यूजन, ठीक है। सो आपको ये नहीं जानना है, पूछ दिया तो बता दिया कि आपको नहीं जानना, आपको बस इसका एप्लीकेशन जानना है कि क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या है। और कलर्स को सेपरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिल्कुल रट्टा मार के रखना है कि कलर्स को सेपरेट करने के लिए, डाइज को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सर ये वाटर के कारण कलर कैसे अलग हो गए, सृजा वाटर के कारण बाबू कलर इसलिए अलग हो गए क्योंकि ये जो इसमें देखो, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना था, मान लो ABC से मिलकर बना था। वाटर, हाँ, मोबाइल फेज सॉल्वेंट मींस बताता हूँ, ठीक है। सो वाटर जो है, ये वाटर जैसे ही A के साथ कंबाइन होगा, B के साथ और C के साथ कंबाइन होगा, सो A के साथ हो सकता है वाटर स्लो चले, B के साथ थोड़ा फास्ट चले,
सी के साथ और भी फास्ट चले, और वाटर को ऊपर तो जाना ही है, सो ए के साथ स्लो चलेगा तो ए नीचे ही रुक जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। बी के साथ वाटर फास्ट जाएगा तो बी थोड़ा अच्छा खासा दूर तक जाएगा, और सी के साथ बहुत फास्ट गया तो बहुत ऊपर तक गया। अब इन तीनों को तीन कलर मान लो ये ब्लू था, ये बी रेड था और ये ग्रीन था, तो बी ब्लू नीचे रह गया, रेड गया बीच में, ग्रीन सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, समीर बोल रहा है कि मोबाइल फेस सॉल्वेंट क्या होता है, ये जो दिया हुआ है यहाँ मोबाइल फेस सॉल्वेंट ये क्या होता है। देखो समीर, मोबाइल फेस सॉल्वेंट का मतलब होता है जिस सॉल्वेंट में हम ये काम करा रहे हैं जो कि मूव करने में कैपेबल है। ठीक है, तो सॉल्वेंट दैट इज कैपेबल ऑफ मूविंग। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूव करना। मोबाइल एक्चुअल में क्या, मोबाइल फोन भी बोलते हैं, मतलब उसको लेके आप मूव कर सकते हो। ठीक है, उसको एक जगह रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं कैपेबल ऑफ मूविंग। ठीक है, एक ही स्पीड तीनों का हो गया। प्रियांश ऐसा कभी नहीं होगा, तीन अलग अलग पार्टिकल्स होंगे तो तीनों के लिए स्पीड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस एक्सपेरिमेंट का आप थोड़ा सा कर सकते हो, एक तरीका बताता हूँ, घर पे ट्राई करना। टिश्यू पेपर को थोड़ा सा क्या करना ना कि मोड़ देना, थोड़ा थिक कर देना, ऐसे 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 करके मोड़ देना, थिक कर देना। और उस पर क्या करना ना कि पेन नहीं, अगर घर में मार्कर हो तो मार्कर से उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देना, टिश्यू पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, 4-5 फोल्ड कर देना, ऐसा हो जाए ताकि, और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना मार्कर से। ठीक है, अच्छे से, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं, हल्का सा उसको अच्छे से ड्रॉ कर देना। और इसको पानी में ना डिप करना, लेकिन पानी में कितना डिप करना ये इंपॉर्टेंट है। जहां ये मार्कर का लाइन बनाना, जस्ट यहाँ तक पानी टच हो, जस्ट यहाँ तक पानी टच हो, इतना ही डिप करना। तो थोड़ा देर बाद देखोगे कि अगर अच्छे से करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो थोड़ी देर बाद आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिल जाए। ठीक है, डन है। अक्षर बोल रहा है कि दिस इज नॉट वाटर, दिस इज मोबाइल फेस। अक्षर, ये वाटर ही है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है ना कि वो मोबाइल फेस सॉल्वेंट होता है, वो मूव कर सकता है। अगर मान लो ये ऐसे सॉल्वेंट में नहीं हो सकता जिसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, वाटर के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए ये वाटर में एक्सपेरिमेंट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलो, मतलब जिस पर रिसर्च नहीं करना उस पर रिसर्च। बोलो बोलो अपूर्वा, आवाज ही नहीं आ रहा है तेरी बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, बहुत कट कट के आ रहा है, मेरे को मैसेज कर दो। ठीक है, हाँ, ओके ओके अक्षरा, वेरी गुड। अक्षरा बोल रही है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और बहुत अलग अलग कलर्स देखने को मिले, बहुत अच्छा। बोलो श्रेया। कुछ नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सर, कलर अलग नहीं हो रहा है। तो तू करके, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्सपेरिमेंट कर रही है? नहीं नहीं सर, अभी आप पढ़ा रहे थे तो सब कुछ था इसीलिए किए। आराम से करना, आराम से करना, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान दो, मैं कभी वीडियो मेरे पास होगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। ठीक है, चलो इसका वीडियो। हाँ, अपूर्वा बोल रही है कि मार्कर के अलावा कोई कलर, तो मार्कर के अलावा यार क्या, इंक ले लो। जैसे जो पेन में जो इंक डालते हैं ना, जो लग्जर पेन्स वगैरह आते हैं उसमें जो इंक डालते हैं, उस इंक को ले लो, उसको लगा दो, उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन इसके ये जो दोनों तीनों यूजेज हैं ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। तो फटाफट से इसको छापो और खटाखट से अपन आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बना लेना, इस डायग्राम को बना लेना, और जो जो इसमें पॉइंट्स लिखे उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। मैं ये फालतू चीजें मिटा रहा हूँ, फटाफट से बेटा करो, जल्दी से छापो इसको। तनिषा बोल रही है कि हमने एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करने के लिए किया। तनिषा, हमने ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करने के लिए किया कि डाइज जो या कलर जो है वो जितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, उन सारे कंपोनेंट को क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, कलर्स को अलग अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। छाप लिया सबने?
पिगमेंट एंड डाई, समीर कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बस इतना सा होता है यार कि पिगमेंट नेचुरल के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, और डाइज जो है वो आर्टिफिशियल कलर्स के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। समीर यार देखो, ये वेस्ट वाली जो चीज है ना, कह सकते हो इससे अलग कर सकते हो, कह सकते हो काइंड ऑफ, लेकिन एक्चुअल में तो डाइज में क्या वेस्ट होगा, ठीक है। छाप लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन होता क्या है, देखो डिस्टिलेशन हम करते क्या है कि ये तब यूज किया जा सकता है, ध्यान देना, ये तब यूज किया जा सकता है जब दो मिसिबल लिक्विड, जब दो एक दूसरे में मिक्स हो जाने वाला लिक्विड अगर अपने पास मिल गया और उन दोनों को अलग अलग करना है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ठीक है, मान लो अपने पास ऐसा हो गया कि दो मिसिबल लिक्विड में मान लो वाटर हो गया और एथेनॉल हो गया या अल्कोहल हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। अब पानी और अल्कोहल ये दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इन दोनों को अलग करना है, क्या करें कैसे करें, तो हम इसको डिस्टिलेशन के थ्रू अलग करते हैं। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, इस चीज को समझते हैं कि डिस्टिलेशन में होता क्या है। सो डिस्टिलेशन में होता क्या है कि देखो, जिसमें भी अपने पास मिक्सचर है ना, मान लो ये वाली जो चीज है, ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, मिक्सचर ले लिया, ठीक है। अब उस मिक्सचर को क्या किया हमने, गर्म किया, हीट किया इसको, ये हीटर है, हीटर पे गर्म किया। अब देखो दो चीजें जो होंगी उन दोनों का ऑब्वियस है कि उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। मिक्स हो गया बट बॉइलिंग पॉइंट तो अलग होगा, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। और अगर वो बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज्यादा है, कम से कम 25, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बोला गया है एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट को एटलीस्ट उनके बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 डिग्री होना चाहिए। इससे कम हो गया तो कहानी अलग हो सकती है। सो अगर 25 डिग्री से ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो होगा क्या, ये जो लिक्विड है इसको जब बॉयल करोगे तो इसमें से क्या होगा, इसको हीट करना शुरू किए। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा, ये हीट होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। सो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा वो टेम्परेचर पहले राइज करेगा, वो टेम्परेचर पहले पहुंचेगा। मान लो कि ये वाटर और अल्कोहल से, वो ये वाटर अल्कोहल का मिक्सचर है, मान लो कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री और अल्कोहल की मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री, ठीक है, ये 100 डिग्री है 60 डिग्री मान लो, गर्म करना शुरू किए। अब जैसे गर्म करेंगे हम इस मिक्सचर को तो पहले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बढ़ेगा। जैसे इस मिक्सचर का टेम्परेचर 60 डिग्री होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ये सारा का सारा जो अल्कोहल है, पूरा अल्कोहल ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। वाटर नहीं होगा क्योंकि वाटर तो 100 पे कन्वर्ट होता है, अल्कोहल 60 पे होता है। अल्कोहल कन्वर्ट हो गया, ये जो गैस निकला इस गैस को इसके थ्रू पास कराया गया पाइप के थ्रू, और दिस इज कंडेंसर। ये जो चीज है ना ये कंडेंसर है, इसमें एक जगह से यहाँ से कोल्ड वाटर डालते हैं, यहाँ से फिर बाहर निकाल देते हैं वाटर को, ठीक है, कोल्ड वाटर को। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ये गैस है वो इस कंडेंसर के थ्रू जाते जाते क्या होगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे वो लिक्विड मिल जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ से 60 डिग्री से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, हम समझ जाएंगे कि भैया अब वो अल्कोहल वहां से खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वाटर बचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ वाटर अलग हो गया, यहाँ अल्कोहल अलग हो गया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। किया क्या गया, एक मिक्सचर बना लिया गया वाटर है अल्कोहल का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, अल्कोहल का है 60 डिग्री। और हमें एक चीज पता है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम में तो वो चीज बॉइलिंग पॉइंट से कम में तो वो चीज क्या होगा, गैसियस फेज में नहीं जाएगा। सो जैसे ही 60 डिग्री पहुंचेगा इस मिक्सचर का टेम्परेचर, अल्कोहल बॉयल होना शुरू, और अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा गैस में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे तो वो चीज
मतलब लिक्विड रह ही नहीं सकती है। तो ये 60 डिग्री पे सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में, और ये बाहर निकाला। ये जो गैस यहाँ से बाहर निकला इसको ठंडा कर लिया और यहाँ पे अल्कोहल कलेक्ट हो गया। डन। सो 60 डिग्री के बाद जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ सिर्फ कौन बचा रहेगा, वाटर, और पूरा का पूरा अल्कोहल कहाँ कलेक्ट हो चुका है, इस जगह पे। सो इसलिए इस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि जो एक दूसरे में दो मिक्स लिक्विड है उनको अलग कर लेते हैं, लेकिन उनके बीच में कम से कम 25 डिग्री का या 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, किसके बीच में, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है। सो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज करते हैं टू सेपरेट बहुत सारी मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, रुक जाओ, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो मैं इस पूरे स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। रुक जाओ, अभी लिखना मत। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन liquids must be at least 25 K। ठीक है, मतलब जो दोनों लिक्विड है उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 25 K होना चाहिए। सो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम जरूरी है, ठीक है, बनाओ। नहीं, शुभम वाटर का विटामिन मिनरल अलग नहीं होगा क्योंकि वो तो सॉलिड है। तुम तो उसको इवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन करके भी अलग कर सकते हो ना उनको। तो ऐसे भी सोचो ना कि धूप में अगर तुमने मान लो पानी रख दिया तो देखो नीचे में व्हाइट व्हाइट कलर की चीजें कलेक्ट हो जाती हैं। सो वाटर में विटामिन नहीं होता, मिनरल होता है, वो मिनरल नीचे कलेक्ट हो जाता है। छापो फटाफट से इसको। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी चीज का फायदा उठाते हैं। सो अगर किसी को प्रिंसिपल लिखना हो तो भी लिख सकते हो, दैट इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। 25 के का डिफरेंस नहीं होगा तो 25 के से ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा। नहीं, वाटर और मिल्क को तो बाबू मिल्क तो खुद ही एक मिक्सचर है ना, मिल्क कोई चीज थोड़ी हो, तो खुद ही एक मिक्सचर है। तुम सेपरेट करने जाओगे मिल्क के ही बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, क्या सेपरेट करने जाओगे। ठीक है। कोई ऐसा जिसने अभी भी नहीं लिखा है पूरा, छाप लिया सबने। ड्रॉ भी करना है, बिल्कुल ड्रॉ करना है बाबू। अल्कोहल इज ऑल्सो लिक्विड, बिल्कुल अपूर्वा, अल्कोहल लिक्विड होता है। केल्विन में डिग्री यूज नहीं होता, नहीं अनन्या, केल्विन में डिग्री यूज नहीं होता बेटा, सेल्सियस में यूज होता है, फ़ारेनहाइट में यूज होता है। बिल्कुल अपूर्वा, अल्कोहल इज अ लिक्विड। लिकर्स लिक्विड ही होते हैं ना, लिकर्स। उसके बाद जितने भी आपको ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, जितने भी तरीके का स्पिरिट, वो भी तो लिक्विड ही होता है। ठीक है, चलेगा। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तीनों को 3 बार में कलेक्ट करेंगे। डन है अपूर्वा, कोई एक ही एट अ टाइम ना होगा बॉयल। एट अ टाइम जो बॉयल होगा उसको अलग कर लिया, फिर दूसरे वाले को अलग कर लिया, तीसरे वाले को अलग कर लिया। इसमें क्या है, 4 हो गया तो 4 को अलग अलग कर लिया। सबका बॉइलिंग पॉइंट बस अलग अलग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, देखो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज है कि यहाँ पे अगर 25 डिग्री से कम रहा डिफरेंस, ठीक है, सो हम इसको यूज कर लेते हैं। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट is less than 25 K। अगर 25 केल्विन से कम रहा डिफरेंस
तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, 25 से ज्यादा तो उसका। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है, इसमें एक खास तरह की चीज लगाई जाती है, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेम पॉइंट है, यहाँ पे बस 25 के लिखना है। ठीक है, सेकंड बोलता है कि एप्लीकेबल इन लिक्विड लेस देन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 25 के सेम पॉइंट है दोनों, ऊपर मत लिखना, नीचे वाला लिख लेना। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द यूज मेनली फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन में इसका यूज सबसे अधिक करता है। क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल। ठीक है, सो क्रूड ऑयल का जब डिस्टिलेशन किया जाता है सो ये देता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स। और कौन सारे प्रोडक्ट्स देता है, सो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्रूड ऑयल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है सो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी आप चीजें देखते हो, डीजल, केरोसिन। ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कहाँ से मिलते हैं, क्रूड ऑयल से मिलते हैं, गैसोलीन। ठीक है, तो ये मेनली मेथड यूज किया जाता है तब जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम हो। और एक यहाँ नई चीज का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो दिस थिंग इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे ना स्टेप्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ना स्टेप्स बने होते हैं, ऐसे देखो ये ऐसा होता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम बताता हूँ ये कैसा होता है। दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ इस तरह की चीज होती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बने होते हैं, एक मान लो लाइनिंग ऐसा है। ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो अलग से, ताकि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको ध्यान रहे कि ये कैसा होता है। ठीक है, यहाँ से गैस आएगी और यहाँ से यहाँ से अपने पास बाहर जाएगी। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी है, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट का हम फायदा उठाते हैं। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसी चीज का फायदा उठाते हैं। अलग अलग पॉइंट पे बॉयल होगा तो बस अलग अलग जगह पे उनका गैस निकाल लिया, उनको गैस बना दिया, फिर उसको ठंडा कर दिया। शुभम बोल रहा है ये लाइंस क्यों होते हैं। शुभम, ये लाइंस एक्चुअली इसलिए होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे ना एट अ टाइम गैसियस बन रहे होते हैं। तो इन जगहों पे ये लाइंस नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे ना सेटअप लगा होता है, वहां पे उनका कलेक्शन हो रहा होता है सारे का। सो एक जो है वो इस जगह कलेक्ट होगा, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह, एक इस जगह। ठीक है, सो एक्चुअल में ये ना देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इनके कलेक्शन पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, हाँ, अभी नहीं पढ़ना है इसलिए उतना डिटेल्स में नहीं बता रहा। छापो फटाफट से इसको। नेक्स्ट क्लास में अपन मैटर राउंडर से स्टार्ट करेंगे। इसका एक टॉपिक बच जाएगा, उसको छोड़ के मैटर राउंडर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो छाप लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो मेथड है ना ये बड़ा सिंपल मेथड है और इसको सब किसी ने देखा है। कोई गांव वाले बच्चा होगा तो डेफिनेटली देखा होगा, या शहर में भी देखे होंगे। दही से क्या करना होता है ना कि जब हमको दही में से जब मक्खन निकालना होता है तो उसको मथते हैं, जिसको मथना बोलते हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर लोकल लैंग्वेज में मथना। वो जो मथने वाली जो चीज है दैट इज सिंपली नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, मथ रहे हैं मतलब उसको क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। उससे होता क्या है, होता ये है कि जो यहाँ पे देखो ये होता ये है कि जो वहाँ लिक्विड में देखो 2 और 3 4 तरह की चीजें हो सकती हैं। सो होगा ये कि जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और जो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, जो लाइट पार्टिकल्स हैं जो हल्के हैं वो ऊपर रह जाएंगे। और ये ऊपर रह जाएंगे तो हम इनको अलग कर लेंगे, नीचे वाले को अलग कर लेंगे। जैसे उसको जब मथते हैं दही को तो ऊपर जो मक्खन निकाला उसको बाहर निकाल लेते हैं, नीचे जो है वो मट्ठा बच जाता है, छाछ बच जाता है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे भी है।
अब वहां पे हम इस तरीके से करते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है जो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ, इसमें क्या किया कि टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें लिक्विड को मिक्सचर को डाल दिया और उसको जोर से गोल गोल घुमा दिया। गोल गोल घुमाने से क्या हुआ कि भैया जोर से गोल गोल घुमा तो जो हेवी पार्टिकल था वो नीचे चला गया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हेवी पार्टिकल नीचे चला गया, ये ब्राउन वाला, और ये जो लाइट कलर का है वो ऊपर रह गया, अपना काम बन गया। खास करके जब लेबोरेटरी में जाइएगा, जब जहाँ ब्लड टेस्ट होता है, वहां पे इस प्रोसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ब्लड के टेस्ट में। मथने से अलग कैसे होता है श्रीजा? सेम कहानी, लाइट पार्टिकल्स ऊपर चले आते हैं मथने से और हेवी पार्टिकल नीचे चला जाता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, डेंसर मतलब हेवी पार्टिकल्स, वो बॉटम में फोर्स हो जाते हैं, एंड द लाइटर पार्टिकल स्टेज ऑन द टॉप, वो ऊपर में ही रह जाता है। व्हेन स्पून रैपिडली, स्पून का मतलब क्या हुआ, स्पिन करना या घुमाना, वही चीज है, ठीक है। तो जब जोर जोर से घुमाया जाता है तो लाइटर पार्टिकल ऊपर, हेवी पार्टिकल नीचे। कहाँ इसका यूज किया जाता है? सो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज है कि डेयरीज में बटर को निकालने के लिए, बिल्कुल जो अभी अपन पढ़े, घरों में हम यूज करते हैं, डेयरीज में इसका यूज होता है, ठीक है। एंड वॉशिंग मशीन में कपड़े से गंदगी निकालने, सॉरी कपड़े से पानी निकालने के लिए। देखो जो उस वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है जिसमें कपड़ा डालते हो कपड़ा सूख जाता है, ड्रायर जो होता है जो पानी निकालता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। डाल दिए, उसको इतना जोर से घुमाता है कि पानी जो होता है वो हेवी पार्टिकल है वो वहां से छोड़ के बाहर निकल जाता है और अपने को कपड़ा सिर्फ अच्छा खासा सूखा सूखा मिल जाता है। तो जो वॉशिंग मशीन है उसका प्रिंसिपल सेम है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। सृजा बोल रही है टाइम क्यों ज्यादा लगता है? सृजा इसलिए लगता है क्योंकि हम बहुत तेजी से हाथ से नहीं कर सकते ना, मशीन बहुत तेजी कर सकता है, हम इसको हाथ से नहीं कर सकते। अनन्या बोल रही है प्रिंसिपल फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैं प्रिंसिपल फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डेंसर पार्टिकल जो होता है वो नीचे चला जाता है बेटा, यहाँ देखो ये नीचे चला गया है ब्राउन वाला डेंसर पार्टिकल, और लाइट पार्टिकल ऊपर चला आता है। तो जब जोर जोर से गोल गोल घुमाया जाएगा, खूब जोर से घुमाओ गोल गोल, तो जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएगा, जो हेवी पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा। एक और भी तरीका इसको ऐसे समझ लो, अब मान लो एक एक्सपेरिमेंट, अब थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई करके देख सकते हो। एक कैन लो, कैन लो, और उसमें ना वाटर का और मतलब मिट्टी का मिक्सचर बना दो काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन उसको तुम रखोगे तो मिट्टी धीरे धीरे सेटल होगा, हमको पता है हेवी होता है। लेकिन तुम उस कैन को लो और उसको गोल 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 घुमा लो, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसे नहीं कि ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे गोल गोल घुमाओ, हाथ में ले लो और ऐसे 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 घुमाओ। तो देखो क्या कि थोड़ी देर बाद मिट्टी थोड़ा जल्दी सेटल हो गया, क्यों? क्योंकि हेवी पार्टिकल नीचे चला गया और लाइट पार्टिकल वाटर था ऊपर चला आया, ठीक है। सो यही कहानी है सेंट्रीफ्यूगेशन की। जिसको इसको समझ नहीं आया फिर से मुझे मैसेज करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। डन है? चलो ठीक है, छाप लो इसको फटाफट से बेटा। जरूरी नहीं है अपूर्व कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे, यहाँ वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वहां ग्रेविटेशन, यहाँ ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है। साकेत फिर से समझा रहा हूँ, मिक्सचर लिया उसको गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाने से क्या होगा, हेवी पार्टिकल नीचे चलेगा, लाइट पार्टिकल ऊपर चला। अच्छा देखो एक एग्जांपल समझो याद करो एक चीज, कभी बड़े वाले झूले पे बैठे होगे या जो ये ब्रेक ब्रेक डांस पे बैठे होगे, तो ऐसा नहीं लगता जब घूमता है तो कि वो बाहर फेंक देगा? सो जो बाहर फेंकने वाली जो फीलिंग है वो आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे तुम तो आदमी हो तो तुम तो पकड़ के बैठे हो, अगर तुम नहीं पकड़ के बैठते तो बाहर फेंक जाते। सेम कहानी यहाँ पे हो गया, ये जो पार्टिकल, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ब्राउन वाले, ये हेवी पार्टिकल्स हैं, इनको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा जब ये गोल गोल घूमेगा। अब बाहर इससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना, तो ये बेचारे कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएंगे? इस जगह पे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। बोलो श्रीजा। सर अभी जो आप प्रोसेस बताया सर, जिस प्रोसेस से सर हम लोग मक्खन को अलग करते हैं, अगर उस प्रोसेस को सर हम वाटर और सॉइल के साथ लगाएं तो सर नहीं, उस तरह से तो सॉइल हाँ, हमेशा मिलता रहेगा नहीं सर, वो नहीं, तो अलग मैंने अलग मैंने होगा ही। बोला बेटा तू ले ले ऐसे, उसको ऐसे घुमा ऊपर नीचे, ना कि ऐसे ऐसे घुमाना है। तो कैन सर लिया, अलग अलग क्यों सर, दोनों को एक ही प्रोसेस से क्यों नहीं किया? क्या मतलब? अच्छा तू ये बोल रही है कि मक्खन वाले तो, अच्छा एक जिस बात, प्रोसेस से हम लोग मक्खन, ठीक है बोलो।
यही बोलना था सर, जिस प्रोसेस से हम लोग मक्खन को अलग किए उस प्रोसेस से हम लोग सॉइल को क्यों नहीं कर पा रहे अच्छा हैं? एक बात बताओ, सॉइल वाले केस में क्या वहां पे सॉल्यूशन या कोलॉइड बना है या सस्पेंशन बनता है? सस्पेंशन बनता है बेटा। और जो चूंकि वो सस्पेंशन बनता है अच्छा इस वजह हाँ, से और उसमें एक और एक्चुअल रीजन इसका एक और भी है, बट अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने में, ठीक है, कि वो क्यों वैलिड हो जाता है घी में या मक्खन में और यहाँ वैलिड नहीं होता, ठीक है। अब उसको वो समझाने के लिए बहुत अलग चीज़ समझाना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो छोटे तरीके से आंसर, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ओ क्या पूर्वा, कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा अभी भी? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम समीर एक सेटअप, एक डिवाइस है जिस डिवाइस में अलग अलग जगह पे अलग अलग लिक्विड्स को निकाला जा सकता है या अलग अलग लिक्विड्स को कंडेंस करके निकाला जा सकता है। इसका यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते हैं, ठीक है। नहीं जान मतलब इतना ज्यादा नहीं जाना, बस सिंपल समझ लो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की वजह से लिक्विड्स जो है, जो भी मिक्सचर है, वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है, भले ही उनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो 25 से कम क्यों ना हो। डन है? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज इवापोरेशन, ठीक है। सो भैया ये तो सबसे आसान है। इंक था, मान लो सॉल्व, जैसे मार्कर का जो इंक है उसी इंक को ले लो। अब इंक है, इंक में से पानी को निकालना है, क्या करें? सुखा दो, धूप में रख दो, सुखा दो। सो हम क्या करते हैं कि इंक से पानी को निकालना है, या बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें हमको पानी को बाहर अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं। पानी में कोई चीज़ भीग गया, जैसे पैसे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है जो भीग गई, तो भी हम सुखा देते हैं। दैट प्रोसेस इज सिंपली इवापोरेशन। तो ये सबसे सस्ता, सुविधा, आसान और बिना पैसे वाला प्रोसेस है, कुछ इसमें एक्सपेंस नहीं लगता, ठीक है। सो इसको कब लगा सकते हैं? तो देखो इसको लगाने का क्या तरीका है, कब लगा सकते हैं। सो वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको आसानी से, जिसको आसानी से हम गैस बना सकते हैं, ठीक है, easily converted to gas। वोलेटाइल उस चीज को बोलते हैं जिसको आसानी से आप गैस बना सकते हो। सो बोलता क्या है कि एक वोलेटाइल कंपोनेंट जिसको आसानी से गैस बना सकते हो उसको, और एक नॉन वोलेटाइल जिसको आसानी से आप गैस नहीं बना सकते, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे नोट, और नोट का एग्जांपल लिया कि नोट पानी में भीग गया। अब नोट जो है, जो पैसा है, वो पैसा तो गैस में नहीं कन्वर्ट होगा धूप में रखने से, लेकिन पानी जो है वो धूप में रखने से क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होकर अलग हो जाएगा। सो वाटर इज वोलेटाइल कंपोनेंट, बट जो कैश, जो नोट है, वो वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं है। उसी तरीके से इंक है। इंक की कहानी क्या है कि इंक में जो एक्चुअल में कलर देने वाली जो डाई है वो तो सॉलिड थिंग है, ठीक है, जिसको इंक में मिलाया गया, लिक्विड में मिलाया गया था, पानी में मिलाया गया था, तो पानी अलग हो जाएगा और इंक अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो छापो इसको फटाफट, नहीं समझ में आए तो पूछो। वोलेटाइल सैनिटाइजर, बिल्कुल सैनिटाइजर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, विषय वेरी वोलेटाइल। इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? समीर ये आगे आएगा, आगे आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है, चिल करो। ऐसे बता देता हूँ, इवापोरेशन के लिए कोई खास टेम्परेचर नहीं चाहिए, बॉइलिंग के लिए आपको फिक्स टेम्परेचर चाहिए। इवापोरेशन जो है एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉइलिंग एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आगे आएगी, ठीक है। फ्लो ऑफ एयर पे डिपेंड करता है, वो एयर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो सो ठीक है, इवापोरेशन तक ठीक है। एक मेथड और भी है, सॉरी, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अभी उनके बारे में नहीं बता रहा मैं। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है ना, कि ये इवापोरेशन टाइप की चीज है, लेकिन इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब ऐसे समझ लो कि जो जैसे शुगर है, जैसे नमक है, तो जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं ना, दैट इज नोन एज क्रिस्टल, दानेदार हो जाना, ठीक है।
सो कभी कभी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है कि अगर मान लो ऐसा हो कि हम इवापोरेशन नहीं कर सकते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फायदा क्या है क्रिस्टलाइजेशन का कि सारे सॉलिड्स तो नहीं लेकिन बहुत सारे जो सॉलिड होते हैं ना वो दाना दाना टाइप का बना के कलेक्ट हो जाते हैं। देखे होगे नमक है, शक्कर है, ये दाने बना लेते हैं। सो जो दाने बनाने टाइप की चीज है ना उसके लिए हम यूज करते हैं इस मेथड को। करते क्या है कि भैया गर्म किया, सेम जैसे इवापोरेशन वैसे गर्म किया, ठीक है, पानी में या किसी चीज में मिला हुआ है तो उसका जो सॉलिड है ना वो सॉलिड दाना दाना बना के अलग अलग हो जाएगा और फिर उस दाने को हमने अलग कर लिया, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये क्यों करते हैं, तो सबसे पहले इससे कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, सो ये यूज किया जाता है मेनली प्योर सॉलिड को अलग करने के लिए। देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है ना कि यहाँ से प्योर सॉलिड अलग होता है। मतलब ऐसा है कि जब दाना बनेगा तो नमक और चीनी अगर वहाँ दोनों अवेलेबल है तो सिर्फ नमक अपना अलग बनाएगा दाना, और शक्कर जो है, शक्कर तो बनाता नहीं है बट एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि शक्कर अलग बनाएगा, अगर बनाता तो, शक्कर नहीं बनाता वैसे। ठीक है, सो कहानी ऐसी है कि यहाँ पे प्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं, उनमें ना किसी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं आती हैं। सो एक तो चीज है कि दिस प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल्स के फॉर्म में छोटे छोटे दाने के फॉर्म में समझ लेना। ठीक है, ये अलग हो जाता है बिल्कुल। कॉपर सल्फेट इज द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि भैया इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो इवापोरेशन से बेटर क्यों है, बेटर देन सिंपल इवापोरेशन। ठीक है, क्यों, तो बोलता क्या है कि सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड एंड हीटिंग टू द ड्राइनेस। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जैसे शक्कर है, शक्कर को अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करके और चाहोगे कि पानी से अलग कर लेना तो शक्कर जल जाएगा। ठीक है, सो सारे सॉलिड जो पानी में मिक्स है ना, आप चाहोगे कि इसको इवापोरेशन से अलग करने तो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से भी क्रिस्टलाइजेशन का यूज करना पड़ता है। दूसरी चीज है कि भैया क्रिस्टलाइजेशन जो है ना हमको प्योर चीज देता है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो इवापोरेशन है, ठीक है, सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन द इवापोरेशन, दिस कॉन्टामिनेट द सॉलिड। कॉन्टामिनेट का मतलब होता है खराब कर देना। सो मोटे तौर पे ऐसे समझ लो कि इवापोरेशन में ना इम्प्योरिटी रहती है, इसमें नहीं रहता। इसमें क्रिस्टल्स या दानेदार चीजें बनती हैं, उसमें नहीं बनता। इसमें प्योर चीजें बनती हैं, उसमें नहीं बनता। सो इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा बेटर होता है। बाकी करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, कुछ उससे अलग नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। तो देखो इसका सबसे पहला तो यूज है ना कि पानी में से नमक को निकालना। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट निकाला जाता है, जब जाओगे सी एरिया में तो आपको दिखेगा कि सॉल्ट निकालने के लिए खेत में क्या करते हैं ना, पानी को रख के ऐसे ऐसे क्यारी टाइप बनाते हैं, उसमें साइड साइड में ना सॉल्ट कलेक्ट होता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर टाइप से। सो सॉल्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। और फिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब क्रिस्टल्स जो है एलम के, फिटकरी के जो क्रिस्टल्स है उनको भी, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो मेन यूजेस हैं, सॉल्ट के लिए और फिटकरी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फटाफट से इसको छापो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर वाटर में शुगर डिजोल्व हो गया तो वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा। अपूर्व, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो इंक्रीज करेगा, थोड़ा रहेगा तो इंक्रीज नहीं करेगा। हम मान के चलते हैं थोड़ा, इसलिए इंक्रीज नहीं मानते हैं, बाकी इंक्रीज करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कर दोगे तो इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, नाम मात्र का। नॉर्मली ना मान के चलते हैं कि नहीं इंक्रीज करेगा। दोनों में से हीट ही करते हैं तो एक प्योर और एक इम्प्योर कैसे हो सकता है। देखो एक प्योर एक इम्प्योर इसलिए हो सकता है बेटा क्योंकि सारे सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन नहीं करते, सारे में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। तो जिसमें क्रिस्टलाइजेशन होगा उसमें प्योर मिलेगा, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा उसमें प्योर मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है अनन्या, लेकिन टेम्परेचर फैक्टर को अभी डिस्कस नहीं करते, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी अब जरूरत नहीं है उस टेम्परेचर फैक्टर की। होता है, ठीक है, बट वो कैसे इफेक्ट करता है उसके लिए थोड़ा अलग चीज है, तो मैं उस पर जा नहीं रहा। श्रीजा भेजो बेटा फिर से क्वेश्चन, में नहीं देखा। अनुजा, देखो अनुजा क्या होता है बाबू, समझो एग्जाम्पल कैसे, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दो। ठीक है,
देखो मैं यहाँ एक डायग्राम लेता हूँ, होता क्या है, मान लो एक ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो ये यहाँ पे ना ये मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट है और पानी मिला, सॉल्ट और वाटर का ये मिक्सचर है, ठीक है। आपने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, इसको हीट करना शुरू किए, ठीक है, इसको हीट करना शुरू किए। अब इसको हीट करने के बाद करते क्या है कि इसको हीट करने के बाद ना एक्चुअल में इसमें सॉल्ट और वाटर तो बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं करते ना कि पूरा पूरा वाटर सुखा दिया, पूरा वाटर नहीं सुखाते, पूरा वाटर नहीं सुखाते। इसमें मान लो ये सॉल्ट है, छोटे 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 मान लो इसमें सॉल्ट मिले हुए, ठीक है। तो इसको पूरा वाटर नहीं सुखाते, हीट किए, थोड़ा वाटर सुखा दिया, और सुखाते सुखाते उसके बाद क्या हुआ, ये वाटर तो सुखा दिया और अभी भी ये मिक्सचर गर्म रहेगा। इस गर्म मिक्सचर को ही क्या किया ना, एक प्लेट, एक ऐसे समझ लो एक फ्लैट टाइप का एक ठंडा सा मतलब प्लेट होता है, उस प्लेट पे ले आके इस मिक्सचर को डाल दिया, ठीक है, इसको डाल दिया, जो गरम गरम सा मिक्सचर है, थोड़ा वाटर सुखाने के बाद इसको डाल दिया इसके ऊपर। अब जैसे ही इसके ऊपर डाला ना, तो ये थोड़ा रुखरा टाइप का होता है, ठीक है। तो ये रुखरा टाइप का होता है। अब होगा क्या इसमें, जैसे मान लो वो नमक था, उसमें नमक और वाटर का मिक्सचर था, तो इस पे डाल दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही ये ठंडा होगा, चूंकि डाला तो तुरंत ठंडा होगा, तुरंत ठंडा होगा तो क्या होगा ना कि ये जो रुखरा टाइप का जगह है ना, ये जो रुखरा टाइप का जगह है, इसके 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 जो सरफेसेज है यहाँ पे सॉल्ट कलेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे मतलब कंकड़ पत्थर के जैसा यहाँ पे सॉल्ट कलेक्ट हो जाएगा, और पानी अपना नीचे में रहेगा। लेकिन ये ऊपर में क्या होगा ना, ये जो रुखरा वाला पार्ट है यहाँ सॉल्ट कलेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू पानी क्या होता है, धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम नमक को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बेसिकली पानी और नमक के या फिर जिसका मिक्सचर उसको गर्म किया, गर्म करके तुरंत ठंडा किया, तुरंत जैसे ठंडा किया तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेगा, छोटे छोटे इतने छोटे 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 से मतलब कंकड़ पत्थर टाइप की चीज बना लेगा। वो कंकड़ पत्थर जो वही एक्चुअल में हमारा क्या है, जिस काम की चीज है उसी को हमको बाहर निकालना था। वो नमक हो सकता है, वो कॉपर सल्फेट हो सकता है, वो फिटकरी हो सकता है, जो भी चीजें हो सकती है, वो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, उसको हमने बाहर निकाला। अब डिपेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं कि वो छोटे छोटे ही हो। जब समुद्र से पानी को फिल्ट्रेशन, जब ये क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो उस केस में इतने बड़े बड़े भी नमक के मतलब पत्थर टाइप के निकलते, इतने बड़े, इससे भी बड़े बड़े। सो डिपेंड्स, हम समझाने के लिए, क्योंकि ये लेबोरेटरी के लिए बताया, तो छोटे छोटे बोला, बड़े लेवल पे करोगे तो बड़े बड़े पत्थर बनेंगे क्रिस्टल टाइप के, फिर उसको हमने वहां से बाहर निकाल दिया। डन है। पूरा पानी नहीं सुखाया, ऐसा समझो, पूरा पानी नहीं सुखाया, तुरंत गर्म करके ठंडा करके उसमें से वो क्रिस्टल्स बाहर निकाल दिए, ठीक है। और ज्यादा बोली करने से शुगर का कलर, क्योंकि शुगर का कलर ज्यादा बोली नहीं समझा मैंने क्या बोल रही है, बोलो श्रीजा। सर बॉयल था सर, सॉरी। अच्छा बॉयल कर बाबू, वो सर्दी जल से जाता है, जल जाता है, जल जाता है, ठीक है, जलने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक अपना मेथड खत्म हो चुका है, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसको अपने अगले क्लास में करेंगे, उसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा। एक बार आपका काम ये, आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और अगले क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। कोई भी मेथड समझ में नहीं आया तो पढ़ो, और अगर नहीं समझना है तो अगले क्लास में पहले पूछ लें, उस मेथड पे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे आज मेथड्स पढ़े हैं, हो सकता है कोई चीजें समझ नहीं आई हो, तो एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिएगा। जो मेथड समझ में नहीं आया नोट्स पढ़िएगा, जो नहीं आया वो अगले क्लास में पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियोस फर्स्ट क्लास में ग्रुप, आई वाज एडेड लेट, ठीक है। अनन्या, सारे के सारे उस पे लिंक पे हैं अवेलेबल, लिंक आपको दिया गया, उस पे अवेलेबल है। आज का वीडियो भी रात रात तक अवेलेबल हो जाएगा, रात को ही नोट्स, ना रात को ही वीडियो, अब भी नहीं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, अब आपकी अगली क्लास है, ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स।